नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चौथा अध्याय। क्या दे रखा? चौथा अध्याय कृषि। और कृषि को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए रिवीजन के लिए तो आगे मैं बताऊंगा आप लोग को किस प्रकार से आप लोग को पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, बाकी आप पूरा वीडियो देखिएगा, सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक ही वीडियो में यही वीडियो में आप लोग का जो है पूरा अध्याय समाप्त कर दूंगा। और रही बात समझाने की, तो भैया 100% आपको समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग अध्याय पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद या कभी कल जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अध्याय स्टार्ट करते हैं। कृषि बिल्कुल मस्ती के तरह समझेंगे, एकदम मस्ती करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, पता नहीं चलेगा आप लोग को यह अध्याय जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको मैं कुछ फैक्ट समझा देता हूं। भारत जो है, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग जो है कृषि पे आश्रित रहते हैं, मतलब कि खेती करते हैं। और कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंने पहले बताया, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे खाते हैं लिखा हुआ, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और लगभग 2/3 भाग जो है यहाँ पे क्या होता है? कृषि ही होता है। 2/3 भाग क्या होता है? कृषि होता है। यह दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या? एग्री, दूसरा क्या? कल्चर। एग्री का मतलब होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है खेती, मतलब भूमि पर खेती करना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। ये तो रहा फैक्ट्स। अब बात आती है कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं। भैया कृषि कितने प्रकार के होते हैं? कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है। क्या है? प्राचीन क्रिया। ये चीज पहले समझ लीजिए। देख रहे हैं बहुत पहले जो है, आज नहीं बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहले जो है ये हल हुआ करता था। हल से क्या करता था? खेतों को जोता जाता था। खेत जोतता था किससे? हल से। बैल भी पहले नहीं लगता। सबसे पहले क्या बैल थी? नहीं, वो जुगाड़ नहीं था। हाथ से दोनों तरफ, जिस जहां पे बैल लगता है वहां पे दोनों तरफ 2 व्यक्ति रहते थे और पीछे में 1 व्यक्ति रहते थे। और ये दोनों इतना मेहनती, कहा जाता है किसान बहुत ही ज्यादा मेहनती होती। तो रियल में इस फोटो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किसान जो है कितने मेहनती होते हैं। यहाँ पे एक लोहा का छड़ लगा होता है जिससे खेत उखड़ते चलता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कृषि कुछ इस प्रकार से हो गया, ट्रैक्टर लगाया, बीघा का बीघा जोत देता था। तो पहले कम खेती होती होगी, कैसे क्या चीजें आगे हम लोग समझेंगे। समय के साथ खेती करने का तरीका जो है बदल गया, खेती में तरीका बदल गया। क्या क्या बदलाव हुआ वो भी मैं आप लोग को आगे डिटेल में बताऊंगा। अब आता बात की कृषि के प्रकार। सबसे पहले जो है प्रकार आपका मान लीजिए 1 नंबर, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। आपको नाम से ही चल रहा होगा पता कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? गहन जीविका की कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, जो बिजनेस वाला कृषि होता है। कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसके नाम से ही पता चलता है। देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदमी जो है कृषि औजार जैसे लकड़ी का हल, खुदाई करने वाली छरी, जो छर होते थे कुछ इस प्रकार से, अभी भी किसी के घर में होगा खंती वगैरह। ठीक है, खंती वगैरह। तो इसमें क्या होता है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है? इसमें छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजार जैसे, सॉरी यहाँ पे आदिम होगा, ठीक है, आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी का हल और खुदाई करने वाली छरी से खेती की जाती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख रहे 2 बैल है। पहले मैंने आपको पहला दृश्य में क्या दिखाया था? उसमें दिखाया था 2 लोग मिलके इस हल के जगह अपने आप को खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 व्यक्ति है जो हल को पकड़ा है, और ये बड़ो जो बैल है, ये दोनों क्या है? बैल है, ये आगे आगे खींचते चलता है। यह खेती परिवार की मदद से की जाती है। मतलब यह जो खेती होती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती, इसमें मजदूर वगैरह नहीं होते, इसमें अपने परिवार के लोग काम करते, क्योंकि इस फसल से केवल परिवार के जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मतलब क्या, यह खेती बहुत कम होते, छोटे टुकड़ों में किया जाता है, जिससे अपना भोजन आपन कर सके। एक व्यक्ति जो है, एक परिवार जो है अपना भोजन आपन कर सके, उतना ही खेती होता है। ठीक है, और इसमें झूम खेती पद्धति या
कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैं आपको आगे बताऊंगा कि झूम खेती पद्धति या कर्तन दहन प्रणाली खेती क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को, ठीक है। झूम खेती और कर्तन दहन प्रणाली जो ये खेती होती है, दोनों खेती के बारे में बताएंगे। हालांकि अभी आपको प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल है, एक परिवार, एक छोटे से परिवार कोई खेती कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, उसे ही प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब उसमें मजदूर का काम नहीं होता, मजदूर काम नहीं करते। छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, 5 गो परिवार रहता है, 10 गो परिवार रहता है, अपने से कर लेता। कर्तन दहन प्रणाली आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा। किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। ये भी उसी में आ जाता है, ठीक है। किसमें, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में आता है। इसमें झूम खेती और कर्तन दहन प्रणाली मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे आप लोग समझिए, कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है। तो किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उनके ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता, जो उपजाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, तब किसान लोग जो है क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि को तैयार करते हैं। उस समय जो है बीज वगैरह नहीं, सॉरी बीज तो चलता था, जो खाद वगैरह था वो नहीं चलता था। तो खाद की जगह क्या देता था, वनस्पति को काट कर उसे जला दिया जाता था, और जलने के बाद क्या होता था, उसमें क्षार, जिसे राख बोलते हैं, राख से खेती किया जाता था। मतलब वो जला हुआ जो चीज रहता था उसे वो राख बोलते, क्या बोलते हैं, राख बोलते। उसे खेतों में क्या करते थे, छिड़काव कर देते थे, जिससे क्या होता था, खेती उपजाऊ हो जाती थी। लेकिन इससे क्या हो जाता था, प्रदूषण हो जाता था, हमारे पर्यावरण वातावरण क्या हो जाता था, प्रदूषित हो जाता था, ठीक है। इस प्रकार की खेती से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इस प्रकार की खेती अगर किया जाए तो मृदा जो है अपनी उपजाऊ, मट्टी उपजाऊ होती है, अगर राख वगैरह से किया जाए तो। अगर रासायनिक चीजों से किया जाता है तो मिट्टी की जान चली जाती है, क्या चली जाती है, जान चली जाती है, उसमें नमी नहीं होती है, जिससे और भी आप जो है आज के डेट में क्या चल रहा है, सभी खेतों में किसान लोग क्या करते हैं, खाद वगैरह छीट के उसके रासायनिक तौर पे उगाते हैं, जो कि अनाज भी जहर होता है। क्या होता है, अनाज भी आज का जहर की तरह होने लगा, क्योंकि उसमें कीटनाशक बाकी बहुत सारी चीजें उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस कृषि में उत्पादन बहुत कम होती है, जितना भी होती है लेकिन क्या वो होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, अनाज वगैरह शुद्ध होता था। लेकिन अभी रासायनिक वगैरह मिला के क्या करते हैं, जहर बनाते हैं, अनाज को भी जहर बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया गहन जीविका कृषि समझाते हैं, ठीक है। जो आपको पहले एक और चीज था ना, एक और चीज था, झूम खेती ना, अच्छा झूम खेती, ये जलाकर, मान लिया जाए कोई झूम खेती आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये कोई खेत है, अगर इसमें नहीं हो रहा कुछ तो यहाँ की वनस्पतियों को जला जलाकर खाक कर दिया जाता था। और क्या होता था, जलाने के तौर पे क्या होता था, वनस्पतियों का नाश होता था, पेड़ पौधों का क्या होता था, नाश होता था। और इसमें दूसरी गलती क्या था, ये वातावरण को प्रदूषित कर देता था। लेकिन उस समय किसान लोग क्या कर सकते थे, कुछ नहीं था उनके उपाय। अब कर्तन जो दहन प्रणाली ये भी समझ गए। अब आते हैं हम आपको गहन जीविका कृषि समझाते हैं। यह कृषि वहां की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, गहन जीविका कृषि जो होते हैं कहाँ पे किया जाता है, जहां पे जनसंख्या अधिक हो, लोगों की संख्या अधिक हो और भूमि भी बड़ा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देख रहे पानी ही पानी है, और उसके बाद ही भाई साहब जो है खाद छीट रहे हैं। क्यों खाद छीट रहे हैं, अधिक उपजाऊ के लिए। अधिक उपजाऊ क्यों चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वहां अधिक है, ठीक है। गहन जीविका कृषि किसको कहेंगे, यह कृषि वहां की जाती है जहां पर भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, लोगों की जनसंख्या अधिक होती है, और इसमें गहन जीविका कृषि में इसमें अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको गहन जीविका कृषि। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको गहन जीविका कृषि समझ में आ गया। अब आता है आपका वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जिसे बिजनेस टाइप से बोलिए। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, बिजनेस कृषि, ठीक है। इसके तहत जमीन भी फसल, इसके तहत जितनी भी फसल उगाई जाती है सभी बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। ऐसा नहीं है, वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या हो गया, बिजनेस कृषि एक तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस,
बिजनेस के लिए अगर किया जाए तो इसके तहत जितनी भी फसल उगाई जाएगी सभी बाजार में बेचने के लिए उद्देश्य से उगाया जाता है। इसमें अधिक पैदावार देने के लिए क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बीजों तथा उर्वरकों एवं कीटनाशक, कीटनाशक क्या होता है, जहर होता है जो कीट को मार देता है, ठीक है, जहर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, फसल तो अधिक उपज ही जाते। देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, कीटनाशक, कीटनाशक जो होता है उसका छिड़काव कर रहे हैं। उसके बाद ये चच्चा जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाद छीट रहे हैं, खाद छीट रहे हैं, खाद जो रासायनिक खाद होता है वो छीट रहे हैं। और यहाँ पे किसान अपने अनाज को लहरा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उपज हुआ और इन्हें बेचा जाएगा। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। अब आइए अगला आपको चीजें समझाते हैं। आगे आपको हम रोपण कृषि के बारे में समझाते हैं। रोपण कृषि क्या होता है, जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती की जाए तो उसे ही हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, रबर हो गया, चाय, कॉफी, मतलब इसकी जो खेती होती है बहुत बड़ा होती है और बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। उसके लिए ये जो है रोपण कृषि होता है। रोपण कृषि में आ गया गन्ना। अब देखिए गन्ना जो लगाया जाता है ये मिट्टी निकाल दिया जाता है, बीच में गन्ने को दो टुकड़े में काट कर क्या करते हैं, उस बीच जमीन में रख देते हैं, इसी से क्या वो निकलते हैं, वो गन्ना निकलते, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रबर की खेती। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा ये कौन सा वृक्ष है और किससे रबर की खेती होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक महिला जो है अपने ऊपर टोकरी रखी है, क्या है, चाय की पत्तियां हैं, इसे ही चाय बनाया जाता है, ठीक है। ये चाय की खेती होगी और इसमें जो है इसमें अत्यधिक पूंजी लगता है और श्रमिक की आवश्यकता होती है खेती करने के लिए, क्योंकि भैया छोटी सी खेती तो कर नहीं सकते। अब मान लिया जाए एक कट्ठा के लिए, एक कट्ठा में आप गन्ना लगाइएगा तो एक कट्ठा में गन्ना की उपज बहुत कम होगी और बहुत कम होगी तो आप उसके लिए श्रमिक रखेंगे नहीं। और श्रमिक रखेंगे क्यों, अगर कम है तो अपने से कर लेते हैं, मान लिया जाए कर लीजिएगा, लेकिन उसे तो बेच नहीं पाइएगा, यूं ही कच्चे का चबा जाइएगा। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, एक बड़ी प्रकार का जमीन होना चाहिए जहां पे रोपण कृषि होगा, अत्यधिक पैदावार चाहिए, ठीक है। जहां जैसे गन्ना, रबर, चाय, कॉफी के लिए और आपको क्या श्रमिक और पूंजी, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, क्या लगता है, पैसा अत्यधिक लगता है। यह भी एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती हुआ। ये क्या हुआ, एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती हुआ। गन्ना वगैरह का वृक्ष लगाते हैं, 2-4 बीघा लगा दिए और उसके बाद जो इक होता है इसको कटाई करके चीनी मिल भेज दिया जाता है जो कि अच्छी रकम मिल जाती है। रबर में भी कुछ उसी प्रकार से। फिर ये चाय की खेती में थोड़ा सा कम क्या पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन ये भी किस तौर से बनाया जाता है, बिजनेस के लिए। कौन अकेला चाय पिएगा भाई, इतना इतना उपजा के चाय कौन अकेला पिएगा, ये भी क्या है, बिजनेस के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ ये चीजें समझ लीजिए। जो मौसमी फसल है, मौसमी फसल में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में गर्मी, ठंडी, बरसात सभी प्रकार के ऋतु है ना, ऋतु। इसलिए समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग को रबी फसल समझाते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे VVI कर रहा हूँ। शीत ऋतु में जो है रबी फसल लगाई जाती है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये खेती की जाती है, ठीक है। और इसी के बीच इसे बोया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून के बीच इसे क्या किया जाता है, काटा जाता है। समझ में आ रही है। देखिए रबी फसल जो है शीत ऋतु जो ठंडा का मौसम होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसे बोया जाता है और इसे अप्रैल और जून जो गर्मी का मौसम होता है इसके बीच इसे काट लिया जाता है। और रही बात इसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सारी जो फसल है ये रबी फसल है। और आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रबी फसल कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे जो फसल आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाए और अप्रैल से जून के बीच काटा जाए उसे रबी फसल कहते हैं। गेहूं, मटर, चना, सरसों ये सब क्या हो गया, आपका रबी फसल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका खरीफ फसल। खरीफ फसल समझ लीजिए, मानसून की पहली बौछार, मानसून की पहली बौछार मतलब ये जो है बरसात, मानसून के जो पहला बरसात होता है, बौछार होता है, वो कब होता है, जून और जुलाई महीने में ये बोया जाता है। और सितंबर से अक्टूबर के बीच इसे काटा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, कपास आ जाएगा। तो ये सब जो है खरीफ फसल हो गया, क्या हो गया, खरीफ फसल।
बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून से जुलाई तक, और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास आते हैं। ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये सारा का सारा VVI, इसलिए मैं इतना इस पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती है ये चीज समझ लीजिए। रबी और खरीफ फसल के बीच में, जो बीच में ग्रीष्म होते हैं मतलब गर्मी का होता है, गर्मी ऋतु में बोया जाता है। रबी और खरीफ फसल के बीच में ही इसे बोया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, और ये सभी जो फसल है रबी और खरीफ के जायद फसलें जायद फसलें कब बोया जाता है? रबी और खरीफ के बीच में, मतलब गर्मी में, गर्मी के महीने में इसे बोया जाता है। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आप ये देखिए, लाल लहौनी तरबूज गर्मी में खाते हैं, और ये लोग कहते हैं प्राकृतिक का देन है, क्योंकि ये गर्मी में ही उपजाऊ होते हैं। ठीक है, उसके बाद खरबूजा हो गया एकदम, ये तरबूज ठंडा है, खीरा भी ठंडा होता है, ये सब जो है गर्मी में ही बोया जाता है। ठीक है, अगर महीने की बात की जाए तो मई से जुलाई या सितंबर से दिसंबर के बीच उगाया जाता है। अगर महीने की बात करें तो किस महीने में? मई से जुलाई या सितंबर से दिसंबर के बीच में ही उगाया जाता है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन से, आइए समझ लेते हैं। भारत में अनेक प्रकार के खाद्य फसलें हैं। खाद्य फसलें किसको कहेंगे बाबू साहब? जिन्हें हम लोग खा सकते हैं। अभी ट्रेन जा रही है, इसके लिए थोड़ा वॉइस को इग्नोर करना। ठीक है, अब ट्रेन है तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो भारत में अनेक प्रकार की खाद्य फसलें हैं, और खाद्य फसलें किसको कहेंगे? जिन्हें हम लोग खा सकते हैं। और खाद्य फसलें जिन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, उगाई जाती है। तो भैया फसलें तो लगभग कहेंगे बच्चे सभी फसलें खाते हैं, लेकिन नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आपको समझाते हैं कि कौन कौन से खाद्य मतलब खाने वाले फसलें हैं और कौन कौन से नहीं खाने वाले फसलें। तो खाद्य फसलें में आपका आ गया मक्का, गेहूं, केला, चना आदि, और बहुत सारे हैं, ज्यादा तो हम बताएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें कौन सा हो गया जिसे हम नहीं खा सकते? जूट को खाते हैं जी? नहीं खाते हैं। कपास को खाते हैं? नहीं खाते हैं। रेशम को खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो खाद्य फसलें भी कुछ अनाज और गैर अनाज होते हैं। अब बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। अब देखिए खाद्य फसलें तो हम कुछ खाते हैं, ठीक है, खाद्य फसलें को हम लोग खाते हैं और अखाद्य फसलें को नहीं खाते हैं। ये चीजें तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि खाद्य फसलें में कुछ अनाज गैर अनाज होता है। तो आइए आपको हम समझाते हैं अनाज कौन कौन से हैं। आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, मोटे अनाज हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, ये सब तो आपका अनाज हो गया। सर गैर अनाज क्या होता है? तो आइए ना हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद गैर अनाज के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले चावल का इतिहास हम आपको बताते हैं। जो भारत जो है हमारा, भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का। ठीक है, भारत विश्व के दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिसे हम लोग खाते हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, बिना चावल का तो कुछ होता नहीं। ठीक है, और बात करें चावल को, इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान की जरूरत पड़ती है, और जहां पर 25 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस होगा वहां पे ये उगाया जा सकता है। इसे उगाने के लिए अधिक जल का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? जरूरत पड़ता है, अगर अधिक जल का जरूरत होता है। यह मुख्य राज्य जो है इसका, भारत का मुख्य राज्य है कौन सा? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। यहाँ पर अत्यधिक चावल उत्पादित क्षेत्र है और राज्य है। तो अगर चावल के बारे में पूछे क्या कहना है? भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, और इसे उगाने के लिए अधिक जल का भी जरूरत होता है। और इसके मुख्य राज्य जो है जहां पे अत्यधिक उत्पादन होता है, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड है। तो समझ में आ गई चावल है। चावल में पहले देखिए धान की बोया जाता है, चावल नहीं हो जाता। इस धान को कुटाई किया जाएगा, उसके बाद चावल आएगा। ठीक है, पिक्चर देख के आप लोगों को समझा रहा है। अब देखिए गेहूं, ये देखिए भैया गेहूं कैसा होता है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, मतलब
बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होते, उनको मैं दिखाता हूँ। ये गेहूं का शिष्य है, शीश बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इसे ही ट्रैक्टर थ्रेसर में जाके गेहूं निकाला जाता है, ठीक है। अगर गेहूं की मैं बात करूं तो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं और गेहूं का रोटी। दो ही चीज ज्यादातर व्यक्ति जो है खाते हैं, एक तो गेहूं हो गया, दूसरा चावल हो गया। और इसे ही हम लोग क्या मानते हैं, शुद्ध भोजन मानते हैं, शुद्ध मानते हैं भोजन, ठीक है। अर्गर बर्गर चाउमीन तौमीन तो ये तो चाइनीज का है, ठीक है। और इसे ठंडे तापमान मतलब जहां पर 70 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहीं पे यह फसल उगाई जा सकती है। अब बात क्या जाए कि मुख्य राज्य कौन है जहां पे इसे अत्यधिक उपजाऊ होता है। गेहूं जो है सबसे ज्यादा कहाँ, किस राज्य में उपजाया जाता है? भारत की मैं बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये 3 जगह है। अगर मैं बात करूं तो बिहार में भी उपजाया जाता है, लेकिन हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में अत्यधिक गेहूं की खेती की जाती है, इसलिए इसे मुख्य राज्य माना गया, ठीक है। गेहूं जो है भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं और इसे ठंडे तापमान में बोया जाता है, मतलब 70 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है इस खेती के लिए। समझ में आ रही है? आगे आइए, आगे आपको समझाते हैं मोटे अनाज। मैंने बता रहा मोटे अनाज कौन कौन से हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वार, ठीक है, ज्वार। और ये जो है बाजरा। भैया बाजरे की रोटी पहले खाते थे लोग, बहुत ज्यादा हेल्दी होते थे और बहुत दिनों तक जीवित रहते थे। ये बाजरे की रोटी आज तो मिलती ही नहीं, बाजरे तो मिलती ही नहीं। देखिए अभी किसान लोग वगैरह बाजरे को वो लगाते जरूर है, लेकिन किसको खिलाते हैं? बैलों, मतलब जो पशु वगैरह है, पशु वगैरह को अभी ये भोजन मिलता है, ठीक है। पहले यही लोग खाते थे। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। और ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसलें हैं। तीसरी, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया और ये तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। भैया वर्षा पर निर्भर होती है, जहां बारिश नहीं हो तो फिर दिक्कतें हो सकती है। अब बारिश के लिए सरकार क्या क्या किए थे, ये चीज भी मैं आगे जानूंगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए बाजरा के बारे में। यह बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है और इसके जो मुख्य क्षेत्र है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बाजरा यह बालुआ और काली मिट्टी पर ही उगाया जा सकता है। मुख्य क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। मक्का की बात करूं, मैं बता रहा हूं मक्का जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है मक्का पे। और इसके जो मुख्य क्षेत्र होते हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार में सबसे अधिक होता है ना मक्का, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद रखना मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। इस सभी क्षेत्र में जो है मक्का की अत्यधिक जो है उपजाऊ होते हैं, उपजाते हैं ये सभी क्षेत्र, ठीक है। तो मक्का एक ऐसा अनाज है जिसे 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है और इसे सिंचाई भी की जाती है, अधिक सिंचाई होती है मक्का में भी, ठीक है। तो मक्का के बारे में समझ गए। आइए आपको समझाते हैं दाल के बारे में। दाल जो है, दाल भारत का जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ी उत्पादक है। भारत जो हमारा भारत है सबसे दाल ज्यादा उपजाते हैं विश्व में। सभी देशों से सबसे अधिक दाल उपजाया जाता है कहाँ? भारत में। शहरी खाने में जो शहर के लोग होते हैं दाल अधिक प्रोटीन देने वाली होती है। शहरी लोग का कहना है कि भैया दाल जो है सबसे अधिक प्रोटीन वाली चीज है। गांव वाले तो जानते ही भाई, शहर वाले ये कहते हैं, ठीक है। यह फसलें शुष्क तापमान में भी उगाई जा सकती है दाल को, मतलब जहां पे ठंडा हो, ज्यादा गर्मी ना हो, वहां पे भी इसे उगाया जा सकता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। अगर मान लिया जाए जमीन में नमी ना हो तब फिर भी चलेगा, दाल की उपजाऊ वहां पे हो सकती है। अब देखिए दाल में कौन कौन से आ जाते हैं, अरहर, मूंग, मसूर, मटर, चना मुख्य दाल। अब यहाँ पे मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है। आप मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट कौन सा है, ठीक है, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। ये चीजें आप लोग को मैंने अनाज के बारे में तो समझा दिया। अब आता है सर आपने गैर अनाज भी आगे ऊपर बोला था। जी बिल्कुल भैया बोले थे। तो गैर अनाज फसलें में से कौन कौन से आ जाता है? जो हो गया आपका गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी। तो सबसे पहले हम लोग गन्ना का इतिहास जानेंगे, गन्ना के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए गन्ना के बारे में समझाते हैं। गन्ना
इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक है। इस जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा अधिक भी हो तो वहां पे ही ये गन्ना की खेती की जा सकती है। और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए। और ये इसका जो मुख्य क्षेत्र है कौन कौन से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये 3 क्षेत्र में जो है सबसे अधिक गन्ना उपजाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई गन्ना के बारे में। तिलहन, तिलहन जैसे हो गया मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, नारियल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी तिलहन फसलें में आती है। यह सब जो है यह सब खाने योग्य होते हैं। क्या होते हैं? यह सब खाने योग्य होते हैं और इसके खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। अब मान लिया जब मूंगफली का तेल होता है, ये जो देख रहे हैं मूंगफली, उसका भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, नारियल का भी तेल होता है, सोयाबीन का भी तेल होता है। सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सरसों का तेल देते हैं, सरसों का तेल देते हैं। लेकिन यही चल जाइए आप लोग केरल, तो केरल में किस चीज का तेल से सब्जी बनता है? तो नारियल का तेल से सब्जी बनता है। किस चीज के? नारियल के तेल से सब्जी बनता है। तो मतलब ये सारी चीज मूंग के तेल होते हैं, सॉरी मूंगफली का तेल होते हैं, सरसों का तेल होते हैं, नारियल का तेल होते हैं और सोयाबीन का तेल होते हैं। तो ये सब तिलहन में आ गया। तो ये सब जो फसलें जैसे गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ये सब फसलें किस में आते हैं? गैर अनाज में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर समझाया गैर अनाज फसलें में आता है। ठीक है, तो आप 2 चीजें समझ गए कौन कौन से? गन्ना, तिलहन। नेक्स्ट आता है आपका चाय। अब देखिए भैया, चाय किसको पसंद है? सुबह से सवेरे सवेरे अगर चाय मिल जाए तो मजे की बात है। और चाय कैसे? देखिए पहले देखिए ऐसा होता है। ठीक है, चाय की खेती, पत्तियों को तोड़ तोड़ के उसके बाद कार्यक्रम किया जाता है, इसको उपजाया जाता है, उसके बाद उसे चाय पत्ती बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें दूध के साथ उसे मिला के चीनी डाल के पीने में जो मजा आता है पूछिए मत। ठीक है, इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसको उगाने के लिए जहां की जलवायु, जहां का वातावरण गर्म होगा वहीं पे क्या ये उपजाया जाता है। यह रोपण कृषि के ही उदाहरण है। ये क्या जो है? रोपण कृषि। मैंने ऊपर में बताया रोपण कृषि। ठीक है, जिसे रोपते हैं। ठीक, मतलब बीज वगैरह नहीं। जैसे आप मान लिया जाए गन्ना का मैंने बताया था, गन्ना के देखे थे, गन्ना को एक ये गन्ना है मान लिया जाए, इसको बीचों बीच चीर दिया जाता है और इसे जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये रोपण कृषि में आ जाते हैं। तो चाय भी रोपण कृषि में ही आ जाते हैं। और यह जो है पेय पदार्थ की फसलें हैं, मतलब पीने वाला पदार्थ है। ठीक है, जिसे अंग्रेजों द्वारा लाया गया। ठीक है, जिसे अंग्रेजों द्वारा लाया गया। पहले भारत में लोग चाय वगैरह तो पीते नहीं थे, ना शराब ना चाय, किसको कहते कौन जाने। तो ये अंग्रेजवा लोग जो था वही लोग ये चाय को लाया और ये एक पेय पदार्थ है। ठीक है, इसके लिए सस्ता और कुशल श्रमिक होना चाहिए, मतलब इसके लिए जो है मजदूर लोग जो होना चाहिए एकदम सस्ता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है बिजनेस होता है। ये चाय की जो खेती होती है बिजनेस के लिए किया जाता है, मतलब बेचने के लिए किया जाता है। अब बात रही कि सर इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे चाय की खेती होती है, तो सबसे पहले तो आसाम जान लीजिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद तीसरा आप लोग दार्जिलिंग याद रखिएगा। ज्यादातर आपको याद रखना है असम। ऑप्शन में आप लोग को जो है असम मिल जाएगा। चाय की खेती कहाँ होती है? तो अगर आप लोग को असम मिले तो सबसे पहले असम ठोक दीजिए। उसके बाद अगर नहीं मिले असम तो पश्चिम बंगाल ठोकिए। पश्चिम बंगाल ये दोनों नहीं मिले तो तब आप लोग दार्जिलिंग ठोकिएगा, लेकिन असम मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है कॉफी। चाय की ही तरह हम लोग कॉफी को भी पीते हैं। भारत कॉफी की पूरे विश्व की मांग है। भारत की कॉफी जो है, हमारे भारत में जो कॉफी उगाई जाती है वो कॉफी पूरे विश्व के लोग चाहते हैं कि विश्व के लोग चाहिए। ये कॉफी जो है यहाँ से उपजा कर हम लोग दूसरे देश में भी बेचते हैं। ठीक है, कॉफी इनका भारत का कॉफी बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और टेस्टी होता है। और भैया बात रहा चाय की खेती कहाँ होता है, मैंने बताया आपको असम में। ठीक है, असम में। तो भैया कॉफी और चाय दोनों याद रखिएगा। चाय कहाँ यह होता है? असम में होता है। लेकिन उसके बाद जो है आपको याद रखना केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। बड़े स्तर पे इसका उत्पादन किया जाता है। अभी मैं बात करूं भारत में जो है लगभग 50% आदमी चाय को चाहते हैं, चाय पीना उनके लिए है। लेकिन नया जनरेशन के जो लड़का लड़की है वो क्या कहेंगे, सर कॉफी मिलेगा क्या? ब्लैक कॉफी। ठीक है, ये तो देखिए कॉफी इस प्रकार से होते हैं। ये जो लग रहा है सेब है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं और इसको सूखा वगैरह के इस तरह से किया जाता है। उसके बाद
इसे पीस वगैरह करके ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, पीस कर इसे ऐसा बनाया जाता है, फिर दूध में डाल के फिर चाय का मजा लिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। आगे आइए, कॉफी समझ गए, अब आते हैं हम लोग समझ लेते हैं बागवानी फसलें। देखिए बागवानी फसलें की मैं बात करूं तो यह फसल जो है कौन कौन से आएगा इसमें, ये आम आएगा, आम आएगा, केला आएगा, सेब की, ये सब जो है बागवानी फसलें में आते हैं। और मैं बात करूं बागवानी, बाग देखते हैं ना, बाग कहते हैं ना, बगीचा बाग में है, बगीचा में है, तो ये सब फसल वहीं पे होता है, बागे बगीचा में। ठीक है, तो फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवान फसलें कहते हैं। क्लियर हो गया। भारत इसका विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है पूरे विश्व में जितने भी देश है उसमें से दूसरा स्थान पे कौन है, भारत है, मतलब सब्जी और फसल उगाने में। अब बात करें कि कौन से जगह पे क्या क्या मिलता है, तो महाराष्ट्र में अत्यधिक आम की उपजाऊ होती है, केरल की बात करूं तो केले की उपजाऊ होती है, जम्मू कश्मीर का सेब तो भैया और भी मशहूर है। ठीक है, और खाद्य फसलें जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो रबर हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया, और खाद्य फसलें जो है कौन कौन से हैं जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, वहां पे भी मैंने बताया कि रबर, रेशम, कपास, जूट, लेकिन वहां पे मैंने इसकी इतिहास को नहीं बताया। ठीक है, अब इसके इतिहास को हम लोग समझेंगे, कैसे उगाया जाएगा और कितना तापमान होना चाहिए, और कौन से देश में और कौन से राज्य में ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा नमी की जरूरत होती है रबर की खेती के लिए। ठीक है, आर्द्र जलवायु चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, आर्द्र जलवायु होना चाहिए, और 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर अत्यधिक तापमान होना चाहिए इसके लिए, रबर की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, सॉरी, अच्छा गलत लिखा गया, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, इस खेती के लिए, रबर खेती के लिए इसको बहुत ज्यादा नमी की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब नमी क्या, मतलब पानी में सॉरी मिट्टी जो है सूखा नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। आर्द्र जलवायु की ये लोग, इसके लिए आर्द्र जलवायु होना चाहिए, और ये जो है 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होनी चाहिए इसके लिए। और ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे रबर की खेती की जाती है। ठीक है, इसे केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में उगाया जाता है। इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। सपोज कीजिए आप लोग ताड़ी वगैरह देखे होंगे, मैंने ऊपर में बताया था, शायद कहाँ पे भैया बताए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, रबर की खेती ये रहा, ये बताए थे। ये वृक्ष में जो है इस प्रकार से एक नली बना दिया जाता है, जिस प्रकार से ताड़ी वगैरह उगाया जाता है। तो ये जो है व्हाइट कलर का जो ये आ रहा है, इसे एक जग या किसी चीज में इकट्ठे किए जाते हैं, इसी से रबर का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को, रबर की खेती किस प्रकार से की जाती है, वृक्ष भी मैंने आप लोग को दर्शा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से होती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वहां पे नमी चाहिए। इस खेती को करने के लिए नमी की जरूरत होती है, आर्द्र जलवायु होना चाहिए वहां की, और 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होनी चाहिए, जैसे कि केरल में बहुत ज्यादा तापमान होता है, तमिलनाडु में भी अत्यधिक तापमान होता है, तो उस राज्य में इसे उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेशम। इसके लिए रेशम के कीड़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है। ठीक है, रेशम के कीड़ों को, तो रेशम के कीड़े, हालांकि मैंने इसमें पिक्चर नहीं नोट किया है, लेकिन आपको दिखा सकते थे। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा रेशम कीट तो आ जाएगा। इसके लिए रेशम कीट को पाला जाता है। रेशम के कीड़ों से कोकीन प्राप्त होता है। रेशम के जो कीड़ा होता है, मान लो ये कीड़ा है, और इसके जो है लार निकलते हैं, जिसे मान लिया हमारे मुंह से थूक वगैरह निकलता है, लार निकलता है, पानी निकलता है, ये जो कीड़ा होता है इसके मुंह से भी निकलता है। तो उसमें क्या करता है, एक इस तरह की लकड़ी लगाते आ जाता है, और इसमें लपेटते जाती है। तो ये जो है रेशम के कीड़े से कोकीन प्राप्त होते हैं, और रेशम के कीट जो होते हैं उसके मुंह से जो है कोकीन निकलता है। ठीक है, और रेशम के कीड़ों को पालने को ही रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम के कीड़ों को पालने को ही रेशम उत्पादन कहते हैं, और यह कीड़ा
मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों में पाई जाती है। मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों में यह जो कीड़ा होता है ये पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, रेशम की अगर खेती करनी हो, रेशम को उत्पादन करना हो तो क्या करना है, बाग बगीचे में क्या करना है, मलबारी का पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मलबारी के पेड़। वहां पे रेशम कीट को रख देंगे, रेशम कीट को रख देंगे और उससे जो है कोकिन निकलेगा और उसे एक रस्सी में लपेटते चलते जाएंगे, लपेटते चल जाएंगे। और रेशम बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कपास। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश और खिली धूप की आवश्यकता होती। भैया इतना कहां से आएगा, मौसम तो बदल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे कपास उगाया जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या बोला जा रहा है कि इसको उगाने के लिए उच्च तापमान मतलब अत्यधिक तापमान और हल्की बारिश और खुली धूप की आवश्यकता होती है। और खास करके इसे काली मिट्टी में ही उगाया जाता है। तो काली मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो कपास आप लोग समझ गए। आइए आपको समझाते हैं हम लोग जूट के बारे में। जूट को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग बोरिया, जो बोरे होते हैं, बोरिया, चटाई, जो चटाई होती है, रस्सी होती है, धागे को बनाने में की जाती है। इसकी उच्च लागत होती है और ये जो है जूट की उत्पादन करने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगते हैं। लेकिन इससे बनता क्या है, बोरिया बनता है, चटाई बनती है, रस्सी बनते हैं, धागे बनते हैं इससे, और इसमें अत्यधिक पैसा लगता है, जिसके कारण जो है इसकी मांग जो है बाजार में कम हो गया, बाजार में बहुत ज्यादा कम हो गया। इसके जगह कौन ले लिया, नायलॉन की पैकिंग सामग्री सस्ती थी। तो जूट के जगह आज की डेट में क्या चल रहा है, नायलॉन की पैकिंग चल रही है, नायलॉन अच्छा चल रहा है। अब भैया ये कौन लगाएगा, अत्यधिक पैसा भी लगेगा और इसकी मांग भी कम हो रही बाजार में। काहे कि इससे बनता क्या है, बोरिया, चटाई, रस्सी, धागे, यही सब चीज तो बनता है। इसके लिए नायलॉन जो है सस्ता पड़ जाता है और सस्ती मिल जाती थी, इसी का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और भैया अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, तो भैया इतना देर से बोल रहे हैं, कम से कम वीडियो तो लाइक कर दीजिए। एक बार भी तो नहीं बोले वीडियो लाइक करने, अब बोल रहे कर दीजिए लाइक। ठीक है, और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ नोट्स के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, भारतीय कृषि को सुधारने को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है सरकारें। भारत कृषि को सुधारने और बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पे हम लोग थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया, विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कौन सा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आ जाता है पशु, जो किसान लोग हैं वो तो पशु वगैरह पालेंगे ही पालेंगे, तो पशु के लिए उसने चिकित्सालय की स्थापना किया। चिकित्सालय का मतलब होता है कि पशु वाला अस्पताल खुलवाया। कौन, सरकार। तो भारत कृषि को सुधारने के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, काहे कि कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिया भैया, पशु के लिए अस्पताल खुलवा दिया, जबकि पशु के लिए अस्पताल वगैरह नहीं होता था, लेकिन पशु के लिए भी आजकल अस्पताल है। उसके बाद नेक्स्ट उसने काम किया, मौसम का पूर्व अनुमान का विकास किया, उसका प्रोजेक्ट बनाया। तो भैया पता चल जाता है, न्यूज वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि कल बारिश होगा, 14 तारीख को बारिश है। इसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे किसान को फायदा होता है कि भैया कृषि अगर आज धान नहीं काटे तो 3 दिन बाद बारिश तगड़ा होगा, अनाज आज नहीं काटे तो कल आंधी तूफान आने वाला है। ये जो है किसान के लिए बहुत बड़ा चीजें थी, क्योंकि मौसम का ज्ञान नहीं हो पाता था। इसलिए समझ में आ गई बातें, भारत सरकार ने क्या क्या किया किसानों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है खाद्य सुरक्षा। जो खाने वाली चीजें हैं, हम लोग अनाज वगैरह उगाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए नागरिकों के लिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। भैया भोजन के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो सरकार जो है, हमारी सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का रचना किया। तो रचना किया, इसको 2 घटक में बांट दिया। तो पहला हो गया बफर स्टॉक, दूसरा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये भैया बफर स्टॉक का होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, तो बफर स्टॉक जो है, भारत में जो फसल उत्पादन किया जाता है, अत्यधिक उत्पादित हो जाता है, तो या तो उसे दूसरे देश में बेच दिया जाता है, या उसे भविष्य के लिए, आपदा के लिए, अगर भूखमरी आ जाए तो उसके लिए वो
पहले से ही जमा करता है। बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है भारत में जो फसल अत्यधिक उत्पादित हो जाते हैं या तो भैया उसे दूसरे देश में बेच दिया जाता है या भविष्य के लिए उसे भंडार करके रखा जाता है। ठीक है, यह सब जो है कार्य कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें जम्मू कश्मीर में 2014 में भयंकर क्या आया था? बाढ़ आया था, और बाढ़ आया तो वहां अनाज की जो है कमी पड़ गई। तब जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वहां पर अनाज जाके बांटा था। समझ में आ गए? बफर स्टॉक। ठीक है, आ जाता अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब भैया राशन कार्ड बीपीएल एपीएल तो आप लोग समझते ही होंगे, गांव में आप लोग डीलर साहब के पास तो लेने के लिए जाते ही होंगे। तो भारत के प्रत्येक गांव शहर में राशन की दुकान उपलब्ध होती है। यहाँ कोई भी घरेलू सामग्री ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूं तो सिर्फ चावल, कभी कभी चीनी भी मिला करता था, चावल, गेहूं, केरोसिन तेल, ठीक है, यही सब मिलता था। केरोसिन तेल अभी भी मिलता है, लेकिन सरकार ऐसी नहीं है। सरकार कहती है कि घरेलू सामग्री सभी चीज जो है वहां पे उपलब्ध होती है। तो बीपीएल वाले जो कार्ड होते हैं, बीपीएल कार्ड वाले को यह बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो बीपीएल और एपीएल कार्ड होता है। ठीक है, ये ग्रीन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड। ठीक है, एक जो होता है येलो कार्ड। ठीक है, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक बीपीएल कार्ड और कलर में बोले तो ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड। ठीक है, तो बीपीएल जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। इसका इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? बिलो पॉवर्टी लाइन ये होता है। अगर आप लोग सही से ही बताइएगा, अगर आप लोग बीपीएल का फुल फॉर्म जानते थे तो लिखिएगा सर हम बीपीएल का फुल फॉर्म जानते थे। याद रखना है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बीपीएल का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। अब देखिए वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, तो सबसे पहले इसमें जो है नंबर 1 हरित क्रांति के बारे में समझाते हैं। तो हरित क्रांति कहते किसको हैं? हरित क्रांति जो हरियाली होनी चाहिए। ठीक है, हरियाली होनी चाहिए हरित क्रांति में। ठीक है, तो ये जो कृषि होते हैं, कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, अच्छे और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ताकि अत्यधिक उपजाऊ हो। आधुनिक तकनीक, हल्दी खाद जो होते हैं, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है रासायनिक बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक तकनीक सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे फसल में वृद्धि हो, अत्यधिक फसल हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हरित क्रांति आप लोग समझ गए। तो हरित क्रांति में क्या होना चाहिए कि ये हरित क्रांति में क्या होनी चाहिए? कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग हो, रासायनिक खादों का प्रयोग हो, आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो, जिससे फसल में वृद्धि हो, मतलब जिससे फसल की अत्यधिक वृद्धि हो। ठीक है, जिसे हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं। हरित मतलब क्या हो गया? हरियाली, और क्रांति मतलब क्या हो गया? क्रांति करना, हरित क्रांति। ठीक है, विरोध। तो देखिए अब आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध, श्वेत मीन्स उजला, क्या होता है? उजला। ठीक है, उजला से याद रखना है दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग का श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। भैया देसला गाय जो होता है कम दूध देती है, देसला गाय जो है कम दूध देती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नस्ल बदल देते हैं पशु का और ले आते हैं हम लोग क्या? फ्रिजियन। फ्रिजियन हमको तो एक ही पता है, फ्रिजियन वगैरह होता है। ठीक है, बहुत सारे गाय की नस्लें होती है, हालांकि मुझे याद है एक ही याद है, फ्रिजियन। ठीक है, तो ये सारे नस्लें बदल दिया जाता है। ये जो फ्रिजियन होते हैं ये तो देखने में होते हैं हाथी के तरह, ठीक है, लेकिन बड़ा कमजोर होता है, एक थप्पड़ दे दीजिए धाई से गिरेगा ये गाय। ठीक है, लेकिन भैया दूध की बात करें तो बाल्टी भर के देती है। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए उसने क्या किया? श्वेत क्रांति में क्या हुआ कि पशुओं को नस्लें में सुधार किया और अत्यधिक तकनीकी का प्रयोग कर श्वेत क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्लियर हो गई, और इसी के साथ ये अध्याय हो जाता है आपका क्लियर। ठीक है, इतना ही था इस अध्याय में। अब आप लोग को
2-4 काम मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, ये सारी काम फ्री ऑफ कोर्स होगा। भैया इतना देर से बोल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आ रहा वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, फालतू का सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे ये चैनल मेरे लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई दबाव वगैरह नहीं है और इसके लिए पैसे देना नहीं पड़ता है। बगल में जो घंटा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि मंदिर में अगर प्रसाद लेना हो तो घंटा तो दबाना पड़ता है, ताकि हम दूसरा वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दिया। नेक्स्ट काम करना है क्या, इस वीडियो को लाइक कर देना। भैया लाइक करने से होगा क्या, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इसी तरह का वीडियो बनाऊं, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, कमेंट करके बताना कि सर ज्योग्राफी में और कुछ टॉपिक अगर आपके लिए लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक का नाम लिखना है, और ये जो वीडियो है और मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ही आप लोग को बताना। साथ में एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है, अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिए, बस आपका एक शेयर चाहिए, ठीक है, 2 शेयर नहीं, एक शेयर करना, एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ठीक है। ये सारा काम किसको करना है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस को, मतलब आर्यन ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग को ये सारी चीजें कर लेना है। अब बात आती है यहाँ पे पीडीएफ की, मैंने बताया कि बाद में बताऊंगा लेकिन बताया नहीं, अभी तक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीका बताता हूँ, इतना देर पढ़ ही लिए तो और ये सुन लीजिए। सबसे पहला आपको इंस्टा, ठीक है, इंस्टा पर अगर आप लोग हैं एक्टिव तो आप लोग को ARYANONLINE ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी CLASSES, ठीक है, क्लासेस, और इसमें जो है कोई भी स्पेस वगैरह नहीं डालना है, तो आपको यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना और मैसेज करके लिखना सर पीडीएफ आप बोले थे देंगे तो दीजिए पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेलीग्राम। टेलीग्राम में भी आप लोग को सर्च करना है आर्यन, ठीक है, ऑनलाइन, इसमें स्पेस दे सकते हैं क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका मेन, इसमें बहुत सारी चीजें मना है, क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ। ये नंबर है 887763 और 93 और 83, ठीक है। इस नंबर जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, सर पीडीएफ बोले थे, सर पीडीएफ दीजिए, और आपको इसमें अगर इस पे मैसेज करते हो व्हाट्सएप 887763, ठीक है, 639383 पे, तो आपको पहले तो लिखना है नाम, क्या लिखना है, नाम और कहाँ से है, कहाँ से है मतलब एड्रेस लिखना है, सिर्फ जिला का नाम लिखना है, ठीक है। ये काम करके उसके बाद लिखना है चैप्टर का नाम और सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, चैप्टर का नाम और सब्जेक्ट का नाम पीडीएफ चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बता ही दिया, भैया ये काम आप लोग पहले कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप पीडीएफ वगैरह के लिए आइएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से दे दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ये काम है कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो भैया मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, मतलब इसका अगला पार्ट, तो ये काम कर ही लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।